कल्पना कीजिए एक बहुत ही फुर्तीले लकड़हारे की। उसके पास एक एकदम नई चमकचमाती और बेहद तेज चेन सॉ है और वो रिकॉर्ड स्पीड से पेड़ की डालियों को काटता जा रहा है। काम तो बहुत तेजी से हो रहा होगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और जानलेवा समस्या है। वो ठीक उसी डाली पर बैठा है जिसे वो इतने मजे से काट रहा है। अरे बाप रे, मतलब वो खुद को ही गिराने वाला है। हाँ, और मजे की बात यह है कि वो नीचे की गहरी खाई को साफ देख सकता है। उसे पता है कि डाली कटी तो वो गिरेगा, लेकिन फिर भी वो अपनी मशीन को रोक नहीं पा रहा है। ये तो किसी कार्टून का सीन लगता है ना। लगता तो है, लेकिन असल में अगर हम देखें तो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी और स्मार्ट कंपनियां आज ठीक यही कर रही हैं। सही बात है। मतलब अगर हम सिर्फ 2025 के आंकड़ों पर ही नजर डालें तो टेक इंडस्ट्री से 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एआई ने इन नौकरियों को गैर जरूरी बना दिया है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये कंपनियां उसी ग्राहकों के डिमांड रूपी डाली को काट रही हैं जिस पर उनका पूरा व्यापार टिका है। एक बहुत ही अजीबोगरीब विरोधाभास है ये। और आज हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद इसी विरोधाभास को सुलझाना है। हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 में पब्लिश हुए एक बेहद अहम रिसर्च पेपर द एआई ले-ऑफ ट्रैप की। इसे ब्रेट हेमनेवे, फॉल्क और जेरी त्सुकालास ने लिखा है। देखिए, इस पूरी स्थिति में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि ये फैसले कोई नासमझ लोग नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये तो दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस माइंड्स हैं। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र का एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जब नौकरियां जाती हैं तो लोगों की क्रय शक्ति यानी उनका सामान खरीदने का जो पावर है वो खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कैसे, है ना। और जब लोग सामान नहीं खरीदेंगे तो कंपनियों का अपना रेवेन्यू गिरेगा। ये सीईओ और बोर्ड के सदस्य ये सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें पता है कि पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमरा सकता है। बिल्कुल पता है, फिर भी वे रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो आज हमें इसी क्यों को डिकोड करना है। तो चलिए इस क्यों से ही शुरू करते हैं। मुझे लगता है शुरुआत हमें किसी भी कंपनी के अंदरूनी गणित से करनी होगी। हाँ, बैलेंस शीट से। राइट। जब ब्लॉक जैसी कंपनी अपने आधे लोगों को निकालती है तो बोर्डरूम में बैठे लोगों को पूरी अर्थव्यवस्था नहीं दिखती। उन्हें सिर्फ अपना मुनाफा दिखता है। एकदम सही। जब एक इंसान को निकालकर उसकी जगह एआई को दी जाती है तो कंपनी का बहुत सारा पैसा बचता है। सैलरी बच गई, इंश्योरेंस बच गया, ऑफिस स्पेस भी बच गया। हाँ। और ये जो कॉस्ट सेविंग होती है इसका 100% हिस्सा सीधे उसी कंपनी के मुनाफे में जुड़ जाता है। मतलब उनका निजी फायदा तो तुरंत हो रहा है। बिल्कुल। और मैं बताता हूँ, यहीं से वो अदृश्य जाल बुना जाना शुरू होता है। देखिए, जो इंसान कल तक उस कंपनी का कर्मचारी था वो बाजार में ग्राहक भी तो है। हाँ, वो बाजार से चीजें खरीदता भी तो है। बिल्कुल। जब उसकी आमदनी बंद हो जाती है तो वो नया फोन खरीदना, रेस्टोरेंट जाना या छुट्टियां मनाना बंद कर देता है। मतलब बाजार में डिमांड गिर गई, है ना। कुल डिमांड गिर जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। छटनी करने वाली उस अकेली कंपनी को इस गिरी हुई डिमांड का पूरा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। अच्छा, तो नुकसान किसे होता है? एक कंपटीशन वाले बाजार में उस एक बेरोजगार इंसान की वजह से जो डिमांड कम हुई है उसका नुकसान बाजार की सभी कंपनियों के बीच थोड़ा थोड़ा बंट जाता है। समझ रही हूँ। अर्थशास्त्र की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को डिमांड एक्सटर्नैलिटी कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी शेयर्ड झील के किनारे कोई फैक्ट्री अपना जहरीला कचरा डाल रही हो। अरे वाह, बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। है ना। मतलब कचरा मुफ्त में निपटाने का फायदा सिर्फ उस फैक्ट्री के मालिक को हो रहा है, उसकी लागत कम हो रही है। बिल्कुल। लेकिन उस गंदे पानी का जो नुकसान है, बीमारियां हो या मछलियों का मरना हो, वो बिल वो फैक्ट्री नहीं भर रही है। वो नुकसान झील के आसपास रहने वाले पूरे गांव में बट रहा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। जब कोई कंपनी एआई से ऑटोमेशन करती है तो लागत में कमी का पूरा फायदा उसकी अपनी जेब में जाता है। लेकिन खत्म हुई डिमांड का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही उसे नुकसान के रूप में झेलना पड़ता है। बाकी का सारा नुकसान वो अपने प्रतिद्वंदियों के सिर मढ़ देती है। और बात सिर्फ एक इंसान की तो है भी नहीं। मैंने पेपर में पढ़ा था वो कॉग्निशन कंपनी के डेविन एआई के बारे में। हाँ, डेविन आज गोल्डमैन सैक्स और इन्फोसिस जैसी जगहों पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये कोई साधारण टूल नहीं है। एक सीनियर इंजीनियर इसकी मदद से अकेले 5 लोगों की टीम का काम कर रहा है।
इसका सीधा मतलब है कि 4 लोगों की नौकरी गई। बिल्कुल, वे 4 लोग अब बाजार में पहले की तरह खर्च नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े लेवल पर देखें तो बाजार में जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी ये समस्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी। वो कैसे? थोड़ा और समझाइए। देखिए, मान लीजिए किसी सेक्टर में 100 कंपनियां काम कर रही हैं। जब उनमें से कोई एक कंपनी एआई ला के इंसानों को निकालती है तो उसे अपनी छटनी की वजह से गिरे हुए बाजार का सिर्फ 100वां हिस्सा ही नुकसान के तौर पर दिखता है। अच्छा, मतलब नुकसान 100 हिस्सों में बट गया। हाँ, और ये नुकसानों से इतना छोटा लगता है कि उसे नजरअंदाज करना बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। इसी को मार्केट फ्रैगमेंटेशन का असर कहते हैं ना। बिल्कुल। कंपनी का सीईओ अपनी स्प्रेडशीट देखता है, वो पाता है कि एआई लगाने से $10 लाख बच रहे हैं और डिमांड गिरने से जो नुकसान उसके हिस्से में आ रहा है वो सिर्फ $10,000 है। तो उसके लिए तो एआई अपनाना ही सबसे लॉजिकल फैसला होगा। एकदम सही। लेकिन यार, अगर बाजार की सभी 100 कंपनियां उसी शेड झील का पानी पी रही हैं और वे देख रही हैं कि पानी जहरीला होता जा रहा है, तो वे आपस में मिलकर इसे रोक क्यों नहीं देती? मेरा मतलब है, ये सभी सीईओ एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर ये समझौता क्यों नहीं कर लेते कि देखिए, हम सब अपनी ही जड़ें काट रहे हैं, चलिए इस रेस को यहीं रोक देते हैं। वैसे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र का एक और क्रूर नियम लागू होता है। कौन सा नियम? जिसे प्रिजनर्स डिलेमा कहते हैं। ये कोई आम हार जीत का खेल नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी हैं। ठीक है। दोनों जानती हैं कि अगर वे एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो बाजार में डिमांड बनी रहेगी और दोनों मुनाफा कमाती रहेंगी। सोचती है कि अगर मैं एआई लगा लूं और कंपनी बी ना लगाए तो मेरी लागत इतनी कम हो जाएगी कि मैं अपने प्रोडक्ट के दाम गिराकर कंपनी बी के सारे ग्राहक छीन लूंगी। अरे बाप रे! और कंपनी बी भी तो ठीक यही सोच रही होगी। बिल्कुल। मतलब अगर एक भी कंपनी ने चुपके से समझौता तोड़ा तो दूसरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो हर कंपनी के लिए खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, चाहे जो हो जाए, ऑटोमेशन करते रहो। एकदम सही पकड़ा आपने। इस स्थिति में ऑटोमेशन करना उनकी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी बन जाती है। भले ही वे जानते हो कि अंत में इसका नतीजा बुरा होगा। हाँ, वे मजबूर हैं और रिसर्च पेपर इस बात पर बहुत गहराई से जोर देता है कि ये कहानी सिर्फ अमीर मालिकों द्वारा गरीब मजदूरों को लूटने की नहीं है। तो फिर क्या है? इस अंधी दौड़ के अंत में एक स्थिति बनती है जिसे डेड वेट लॉस कहा जाता है। डेड वेट लॉस? ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब सभी कंपनियां एआई लगा लेती हैं और सब अपने अपने दाम गिरा देती हैं तो किसी को भी दूसरे का मार्केट शेयर नहीं मिलता। अच्छा, मतलब सब वापस उसी बराबरी पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़े अंतर के साथ। क्या अंतर? अब तक वे लाखों इंसानों को नौकरी से निकाल चुके हैं। बाजार में सामान खरीदने वाले लोग ही नहीं बचे हैं। ओहो, मतलब ये डेड वेट लॉस है। हाँ, इस दौड़ के खत्म होने पर मजदूर तो अपनी नौकरियां गंवा ही चुके होते हैं, लेकिन कंपनियों के मालिक भी हार जाते हैं। क्योंकि उनकी लागत जरूर कम हुई है, लेकिन बाजार की मांग इतनी भयानक रूप से गिर चुकी होती है कि मुनाफा भी गिर जाता है। बिल्कुल, हर कंपनी का मुनाफा उस स्तर से भी नीचे चला जाता है जहां वे बिना एआई के होते। मतलब दोनों तरफ सिर्फ नुकसान ही नुकसान। जी हाँ। लेकिन देखिए, अबेली बात इतनी ही साफ है कि मालिक और मजदूर दोनों हार रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी और उसका मजदूर संघ यानी यूनियन आपस में ही बैठकर कोई बीच का रास्ता निकाल लें? वो कैसे? मतलब अगर यूनियन कहे कि हम थोड़ी कम सैलरी पर काम कर लेंगे, लेकिन आप हमें निकालकर मशीन मत लगाइए, क्या ये आपसी बातचीत काम नहीं आ सकती? अर्थशास्त्र में इसे खुजियन बार्गेनिंग कहा जाता है। ये विचार कि अगर कोई समस्या है तो फ्री मार्केट में लोग आपस में मोलभाव करके उसे सुलझा लेंगे। तो क्या ये सुलझता है? बिल्कुल नहीं। ये गणित इस मामले में पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन क्यों? दोनों का फायदा है ना इसमें। क्योंकि समस्या सिर्फ एक कंपनी के अंदर की नहीं है ना। इसे क्रॉस फर्म मार्जिन कहते हैं। मान लीजिए कंपनी ए अपने मजदूरों के साथ समझौता कर भी ले, लेकिन अगर कंपनी बी, कंपनी सी और बाकी बाजार अपने लोगों को निकाल रहा है तो पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड तो गिर ही रही है। समझ गई। मतलब कंपनी ए के पास ग्राहक आना वैसे भी कम हो जाएंगे क्योंकि बाकी कंपनियों ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। बिल्कुल। तो कंपनी ए अपने मजदूरों के साथ किया गया वो समझौता कब तक निभा पाएगी? जब उसका रेवेन्यू गिरेगा तो उसे भी खुद को बचाने के लिए आखिरकार एआई लाना ही पड़ेगा और उन मजदूरों को निकालना ही पड़ेगा। तो मतलब इस बड़े लूपहोल को दो पक्षों की आपसी बातचीत से नहीं भरा जा सकता। एकदम सही। यही कारण है कि कोई भी स्वैच्छिक समझौता या मोलभाव यहाँ टिक नहीं सकता। ठीक है, तो आपसी बातचीत फेल हो गई,
लेकिन अक्सर हम अर्थशास्त्रियों को कहते सुनते हैं कि फ्री मार्केट यानी मुक्त बाजार अपने आप हर समस्या का समाधान निकाल लेता है। हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है। वे कहते हैं कि जब तकनीक बेहतर होगी तो नई तरह की डिमांड पैदा होगी या फिर बाजार खुद को एडजस्ट कर लेगा। क्या सच में एआई के और बेहतर होने से ये समस्या खुद नहीं सुलझ जाएगी? देखिए, ये इस पूरे विषय का सबसे बड़ा भ्रम है। रिसर्च बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि अगर एआई तकनीक और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, मतलब वो सिर्फ पैसे ही नहीं बचाती बल्कि पहले से कहीं ज्यादा काम करने लगती है। हाँ, तो ये इस जाल को तोड़ने के बजाय इसे और खतरनाक बना देती है। अरे, इसे और खतरनाक बना देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेहतर तकनीक का तो मतलब होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। इस विरोधाभास को पेपर में रेड क्वीन इफेक्ट का नाम दिया गया है। रेड क्वीन इफेक्ट? आपको एलिस इन वंडरलैंड की वो कहानी याद है, जहां रेड क्वीन एलिस से कहती है कि तुम्हें अपनी जगह पर टिके रहने के लिए ही पूरी ताकत से दौड़ना होगा? हाँ, बिल्कुल याद है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आप एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो और उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जा रही हो। एकदम सटीक। आप अपनी जगह पर बने रहने के लिए अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन आप 1 इंच भी आगे नहीं पहुंच रहे। ये ट्रेडमिल वाला उदाहरण बहुत सही है। जब एआई और बेहतर होता है तो हर कंपनी सोचती है कि अगर मैं इस नए एआई को सबसे पहले अपना लूं तो मैं बाजार पर राज करूंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी कंपनियां एक ही समय पर उस नए एआई को खरीद रही होती हैं। तो वो सब उस ट्रेडमिल पर और तेज दौड़ने लगती हैं। बिल्कुल। अंत में कोई भी कंपनी दूसरी से आगे नहीं निकल पाती, सब एक दूसरे की बराबरी पर ही रह जाते हैं। लेकिन नुकसान तो हो चुका होता है। हाँ, इस तेज दौड़ने की प्रक्रिया में वो और भी ज्यादा इंसानों को नौकरी से निकाल चुके होते हैं। तकनीक के बेहतर होने से वे अपनी जगह से आगे नहीं बढ़े, बस उन्होंने बाजार की डिमांड का और भी ज्यादा नुकसान कर दिया। अच्छा, चलिए मान लिया कि तकनीक के बेहतर होने से बात नहीं बनती, तो क्या गिरती हुई मजदूरी कोई समाधान है? गिरती हुई मजदूरी मतलब? मेरा मतलब है, जब बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे तो वो कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाएंगे, और जब इंसानों की सैलरी इतनी कम हो जाएगी कि वो एआई से भी सस्ते हो जाएं, तब तो कंपनियां वापस इंसानों को काम पर रख लेंगी ना। ये तर्क ऊपर से देखने में तो सही लगता है। इसे एंडोजीनस वेजेस का प्रभाव कहते हैं। लेकिन क्या? अगर हम इसके नतीजों पर गहराई से विचार करें तो ये बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों को बदलना है। वो कैसे? सोचिए, एक इंसान को एआई से सस्ता होने के लिए अपनी सैलरी कितनी गिरानी पड़ेगी? उसे उतनी ही सैलरी लेनी होगी जितना एक एआई सर्वर को चलाने की बिजली और मेंटेनेंस का खर्च आता है, जो कि बहुत ही कम होगा, मतलब लगभग ना के बराबर। बिल्कुल। और जब उस मजदूर की आमदनी गिरकर एआई के सर्वर के खर्च के बराबर आ जाएगी तो क्या उसके पास कुछ भी खरीदने के पैसे बचेंगे? अरे हाँ, उसकी क्रय शक्ति तो वैसे ही शून्य हो जाएगी। सही कहा। तो हमने अर्थव्यवस्था में डिमांड की समस्या को सुलझाया नहीं, हमने बेरोजगारी की जगह भीषण गरीबी को ला खड़ा कर दिया। लोग भूखे मर रहे होंगे। बाप रे, ये तो और भी डरावना है। तो मार्केट की ये जो स्वाभाविक सुधार के तरीके हैं, वे असली बीमारी को खत्म नहीं करते, वे बस उसे एक नया और भयानक रूप दे देते हैं। अब तक की हमारी चर्चा सुनकर मुझे लगता है हमारे कई श्रोता शायद मन ही मन सोच रहे हों, भाई इतना क्यों घुमा रहे हो, यूबीआई लाओ और बात खत्म करो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, हाँ आजकल ये बहुत चर्चा में है। बिल्कुल, आजकल टेक लीडर से लेकर अर्थशास्त्रियों तक हर कोई यूबीआई को ही एआई से बचने का सबसे बड़ा और इकलौता जादुई उपाय मान रहा है कि सभी नागरिकों को जीने लायक एक तय रकम दे दो। हाँ, तो क्या हमारा ये पेपर इस बारे में कुछ कहता है? क्या यूबीआई इस ऑटोमेशन की दौड़ को रोकने में काम आ सकती है? यहीं पर ये रिसर्च पेपर एक बहुत ही चौंकाने वाला और काउंटर इंट्यूटिव निष्कर्ष निकालता है। अच्छा, क्या कहता है पेपर? पेपर साफ कहता है कि यूबीआई लोगों के जीवन स्तर के लिए अच्छी हो सकती है, ये उन्हें भूखा मरने से बचा सकती है, लेकिन ये कंपनियों के ऑटोमेशन के गणित को बिल्कुल नहीं बदलती। क्या बात करें, रुकिए, ये कैसे हो सकता है? यूबीआई से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वे उस पैसे को वापस बाजार में खर्च करेंगे, बाजार में डिमांड बढ़ेगी, तो क्या इससे वो डिमांड एक्सटर्नैलिटी वाली पूरी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी? इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। देखिए, यूबीआई बाजार में डिमांड का एक बुनियादी स्तर जरूर बना देती है, ठीक है, लेकिन जब एक कंपनी का सीईओ अपने दफ्तर में बैठकर ये तय कर रहा होता है कि किसी खास काम के लिए इंसान को रखा जाए या मशीन को,
तो यूबीआई उस इंसेंटिव को शून्य नहीं करती। मतलब कंपनी के लिए आज भी एक इंसान को निकाल के मशीन लगाना फायदे का ही सौदा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि मशीन अभी भी सस्ती है और यूबीआई का पैसा तो सरकार दे रही है, कंपनी थोड़ी दे रही है। सही कह रहे हैं। मतलब कंपनी को जो अपनी लागत बचानी है वो तो वो बचाएगी। इतना ही नहीं, यूबीआई से बाजार में एक बहुत बड़ा और नया खतरा पैदा हो जाता है, जिसे फ्री एंट्री का प्रभाव कहते हैं। फ्री एंट्री, ये क्या है? जब यूबीआई की वजह से बाजार में मांग बनी रहती है तो कंपनियों के शुरुआती मुनाफे बहुत अच्छे दिखने लगते हैं। ये अच्छा मुनाफा देखकर बाजार में और भी नई कंपनियां आ जाती हैं। और हमने पहले ही देखा था कि बाजार में जितनी ज्यादा कंपनियां होंगी, बाजार उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाजार जितना ज्यादा बटा हुआ होगा, वो प्रिजनर्स डिलेमा उतना ही गहरा होता जाएगा। अरे हाँ, हर नई कंपनी को उस शेड झील में अपना कचरा फेंकने में और भी कम झिझक होगी, क्योंकि उसका हिस्सा और भी छोटा हो गया नुकसान में। तो हैरानी की बात यह है कि यूबीआई असल में इस अंधी दौड़ को रोकने के बजाय इस एक्सटर्नैलिटी को और चौड़ा कर सकती है। बिल्कुल, ये आग में घी डालने जैसा काम कर सकती है। ये तो वाकई दिमाग की तार हिला देने वाला है। जिस समाधान को हम संजीवनी बूटी मान रहे थे, वो असल में बीमारी को और बढ़ा सकता है, दुर्भाग्य से। हाँ। अच्छा, यूबीआई को किनारे रखते हैं। अगर हम कंपनियों के मुनाफे पर भारी टैक्स लगा दें या ये कानून बना दें कि हर कर्मचारी को कंपनी के शेयर दिए जाएं, यानी वर्कर इक्विटी। प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रही हैं आप? हाँ, ताकि जब कंपनी एआई से कमाए तो उसका फायदा वर्कर को भी हो। तब क्या होगा? कर्मचारियों को कंपनी के शेयर देना या कैपिटल इनकम टैक्स लगाना भी मूल समस्या को नहीं छूते। वो क्यों? ये उपाय सिर्फ कंपनी के कुल मुनाफे के स्तर को कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन ये उस प्रति टास्क के लालच को खत्म नहीं करते जहां एक मशीन एक इंसान की जगह लेती है। समझ रही हूँ। जब कोई कंपनी किसी कर्मचारी को निकालती है तो उस कर्मचारी के पास जो शेयर होते हैं, उनसे मिलने वाला रिटर्न कभी भी उस सैलरी की बराबरी नहीं कर सकता जो उसने खोई है। जाहिर है, शेयर का डिविडेंड सैलरी जितना थोड़ी होगा। और सबसे बड़ी बात, शेयर देने से जो थोड़ा बहुत पैसा वापस बाजार में आता है, वो कभी भी उस कुल नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता जो पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड गिरने से हुआ है। ठीक है, तो अब तक की पूरी तस्वीर बहुत ही खौफनाक लग रही है मुझे तो। हाँ, निराशाजनक तो है। यूबीआई फेल है, फ्री मार्केट फेल है, आपसी बातचीत फेल है और प्रॉफिट शेयरिंग भी फेल है। सब फेल है। तो फिर उस लकड़हारे को उस डाली को काटने से कैसे रोका जाए जिस पर वो खुद बैठा है? इस ट्रैप से बाहर निकलने का सही और पुख्ता रास्ता आखिर है क्या? रास्ता है, और इस रिसर्च पेपर के अनुसार इस समस्या का एकमात्र सटीक इलाज है पिगुवियन ऑटोमेशन टैक्स। पिगुवियन टैक्स, ये नाम थोड़ा भारी भरकम है। हाँ, अकादमिक टर्म है। अगर मैं इसे आम भाषा में समझना चाहूँ तो ये सामान्य कॉर्पोरेट टैक्स या इनकम टैक्स से कैसे अलग है? मैं समझाता हूँ। सामान्य कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी के कुल मुनाफे पर लगता है, चाहे वो मुनाफा कैसे भी आया हो। ठीक है। लेकिन पिगुवियन टैक्स को बिल्कुल एक सर्जरी के औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि व्यवहार बदलना है। व्यवहार बदलना कैसे? ये टैक्स सिर्फ उसी अनुपात में लगाया जाता है जितना एक इंसान को नौकरी से निकालने पर पूरे बाजार की डिमांड का नुकसान होता है। अच्छा। अर्थशास्त्र में इसे अनइंटरनलाइज्ड डिमांड लॉस कहते हैं। ओहो, अगर हम वापस उस झील और फैक्ट्री वाली उपमा पर जाएं, तो इसका मतलब है कि हम फैक्ट्री पर कोई आम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम ये हिसाब लगा रहे हैं कि उनके फेंके गए कचरे से झील को साफ करने में कितने रुपए लगेंगे, और हम उनसे हर लीटर कचरे पर ठीक उतना ही जुर्माना वसूल रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। आइए से उसी सीईओ की स्प्रेडशीट पर रखकर देखते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए सीईओ देखता है कि एआई सॉफ्टवेयर लगाने से कंपनी के $1 लाख बच रहे हैं। पहले वो बिना सोचे एआई लगा लेता था, क्योंकि $1 लाख का सीधा फायदा था। हाँ, लेकिन अब सरकार ने पिगुवियन टैक्स लगा दिया है। सरकार ने हिसाब लगाया है कि इस छंटनी से समाज की डिमांड का $1,10,000 का नुकसान होगा। अब कंपनी पर ये $1,10,000 का टैक्स लगेगा। तो अब स्प्रेडशीट पर 1 लाख बचाने के चक्कर में कंपनी को 1,10,000 का टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बताइए सीईओ क्या करेगा? उसका गणित तुरंत बदल जाएगा। वो कहेगा, छोड़ो एआई को, इस इंसान को ही नौकरी पर रखो, यही ज्यादा सस्ता है। यही इस टैक्स की ताकत है। ये कंपनी के निजी फायदे को समाज के फायदे के बिल्कुल बराबर लाकर खड़ा कर देता है। क्या बात है। जिस एक्सटर्नैलिटी की वजह से कंपनियां अंधी दौड़ में भाग रही थीं, वो एक्सटर्नैलिटी अब खत्म हो गई है। छिटनी की वो रफ्तार जो पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही थी,
तुरंत रुक जाती है। लेकिन देखिए, यहाँ मेरी एक बहुत व्यावहारिक शंका पैदा होती है। पूछिए। अगर हम इस तरह का टैक्स लगा देंगे तो क्या हम एआई जैसी शानदार तकनीक और इनोवेशन को रोक नहीं देंगे? हम तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ये बहुत ही वैलिड सवाल है। और दूसरी बात, इस टैक्स से जो करोड़ों रुपए इकट्ठे होंगे उसका क्या किया जाएगा? क्या वह सिर्फ सरकार के खजाने में धूल खाएगा? मैं बताता हूँ, ये इस पूरे समाधान का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा है। अच्छा। इस टैक्स का मकसद इनोवेशन को हमेशा के लिए रोकना नहीं है, बल्कि उस बदलाव की रफ्तार को यानी ट्रांजिशन स्पीड को नियंत्रित करना है। और जहां तक टैक्स से मिले पैसे की बात है, हाँ। पेपर सुझाव देता है कि उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है निकाले गए मजदूरों की रीट्रेनिंग और अपस्किलिंग। अरे वाह, मतलब उसी जुर्माने के पैसे से झील की सफाई करना और नए वाटर फिल्टर लगाना। बिल्कुल यही। हम उस टैक्स के पैसे से मजदूरों को नई स्किल सिखाएंगे जो एआई के युग में जरूरी है। जैसे जैसे उन मजदूरों को नई और बेहतर नौकरियां मिलेंगी, उनकी आमदनी वापस आएगी। सही बात है। पेपर की भाषा में उनका इनकम रिप्लेसमेंट या ईटा बढ़ेगा। जब उनकी आमदनी वापस आएगी तो बाजार में डिमांड का नुकसान कम होने लगेगा। और क्योंकि ये पिगुवियन टैक्स सीधे तौर पर बाजार में हो रहे डिमांड के नुकसान पर ही आधारित है, तो जैसे जैसे मजदूरों की आमदनी वापस आएगी और नुकसान कम होगा, ये टैक्स भी अपने आप कम होता जाएगा। सच में? जी हाँ, ये एक सेल्फ लिमिटिंग टैक्स है। ये कोई स्थायी बोझ नहीं है कंपनियों पर। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ये एक पुल की तरह काम करता है। ये अर्थव्यवस्था को उस नाजुक दौर में बिखरने से रोकता है जब तक कि मजदूर नए एआई युग के हिसाब से खुद को ढाल नहीं लेते। और जब वे पूरी तरह ढल जाते हैं तो ये टैक्स खुद ब खुद खत्म हो जाता है। एकदम सही। ये पूरा विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष क्या निकलता है? मेरे हिसाब से तो नजरिया ही बदल गया है। हाँ, इस पेपर ने एआई और नौकरियों की बहस का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया है। ये सिर्फ मशीन बनाम इंसान की कोई साइंस फिक्शन लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को बचाए रखने की जद्दोजहद है। अगर ग्राहकों की जेब में पैसा नहीं होगा तो कंपनियों के पास कोई रेवेन्यू नहीं होगा, चाहे उनके पास दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई क्यों ना हो। सही कहा। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक यही है कि कई बार समझदारी भरे व्यावसायिक फैसले जब एक साथ हजारों कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं तो वे पूरी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं, खुद उन कंपनियों के मालिकों के लिए भी। बिल्कुल। और भविष्य की अर्थव्यवस्था को समझने वाले किसी भी इंसान के लिए इस स्ट्रक्चरल ट्रैप को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ उम्मीद के सहारे दुनिया नहीं छोड़ सकते। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अपनी इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है जो इस रिसर्च पेपर के अंत में छिपा है और जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो क्या? मान लीजिए कोई एक देश इस रिसर्च को पढ़ता है, बहुत समझदारी दिखाता है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये पिगवियन ऑटोमेशन टैक्स लागू कर देता है। लेकिन अगर उनके पड़ोसी देश ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? क्या सारी बड़ी कंपनियां अपने एआई सर्वर और अपने बिजनेस को उस देश में शिफ्ट नहीं कर लेंगी जहां कोई ऑटोमेशन टैक्स नहीं है, जिसे हम ऑफशोरिंग कहते हैं? बिल्कुल। अगर ये पूरी दुनिया एक ही बड़ी डाली है जिस पर हम सब बैठे हैं, तो क्या एआई के इस युग में हमें किसी एक देश के कानून की नहीं बल्कि एक वैश्विक नीति या ग्लोबल अग्रीमेंट की जरूरत है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की पूरी रूपरेखा तय करेगा। हमारे सभी श्रोताओं से गुजारिश है कि इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अगली बार तक अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और नई चीजें सीखते रहिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ गहराई से सोचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।